अच्छा बच्चों, हमारा जो है वो अगला टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर मॉलिक्यूल जो है ना वो कैसे जो है ना वो आते जाते हैं। पैसेज का मतलब होता है मॉलिक्यूलों का गुजरना, ठीक है, मॉलिक्यूल का इनटू एंड आउट ऑफ सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल के अंदर जो चीज़ें आएंगी और जाएंगी या मॉलिक्यूल आएंगे या जाएंगे वो उसकी बाउंड्री से गुजर के जाएंगे। और जो बाउंड्री किसे कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देती है गुजरने की, और मॉलिक्यूल जो है ना वो सेल के अंदर आ सकते हैं और सेल्स के बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन तमाम मॉलिक्यूल सेल के अंदर ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ना मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करेगी कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल जो है ना वो सेल के अंदर जो है वो नहीं आ सकते, ठीक है। इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये काम करती कैसे है, यानी मॉलिक्यूलों की जो पैसेज है या मॉलिक्यूलों का सेल के अंदर आना, सेल के बाहर जाना, ये होता किसके जरिए है? इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असूल हैं जिनके जरिए जो है सेल मेम्ब्रेन ये काम करती है। उनमें नंबर 1 जो है वो क्या है? डिफ्यूजन है। नंबर 2 जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। नंबर 3 पे हम देखेंगे ऑस्मोसिस है। और उसके बाद जो है ना वो अगले जो है क्या कहते हैं क्या है उसको वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना वो फिल्ट्रेशन आएगी। फिर उसके बाद जो है ना वो एक्सोसाइटोसिस आएगी। फिर उसके बाद एंडोसाइटोसिस आएगी। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके जरिए जो है वो सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूलों के अंदर को लोड करती है। उसमें जो है ना सबसे पहले क्या है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के अंदर जो है वो क्या होता है? डिफ्यूजन जो है ना वो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन जो है वो मॉलिक्यूल्स की ऐसी हरकत है जो ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ होती है। मॉलिक्यूलों की जहाँ पे इर्तिकाज ज़्यादा होता है उस तरफ से मॉलिक्यूलों की हरकत जहाँ पे उनका इर्तिकाज कम होता है। मिसाल के तौर पे एक कमरा है, कमरे के अंदर आप जो है एक परफ्यूम जो है उसको जो है स्प्रे करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल है वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे। कि हुआ क्या कि जिस जगह पर आपने परफ्यूम को स्प्रे किया वहाँ पे वो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, कुछ खुशबू के जो केमिकल है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा थे। थोड़ी देर के बाद जो है ना वो मॉलिक्यूल वहाँ से जो है ना वो हरकत करके उस जगह पे चले गए, कमरे की उस जगह पर जहाँ पे उनका इर्तिकाज कम था। तो ये जो मॉलिक्यूलों की हरकत है ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ ये कहलाती है डिफ्यूजन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना डायग्राम के जरिए जो है ना वो दिखाया गया है। ये एक बीकर, बीकर के अंदर क्या है? पानी है। इस पानी के अंदर हमने क्या रखी हुई है? सेल मेम्ब्रेन रखी हुई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी हुई है। जैसे अंडा हो गया, अंडे की जो छिल्ली होती है ये सेल मेम्ब्रेन का काम करती है, ठीक है। उसको जो है आपने जो है ना बीच में जो है लगाया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई भी शुगर के, कोई सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है ये अभी आगे हम देखेंगे कि ये सॉल्यूट का मतलब क्या होता है और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर है, अब ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आप देखेंगे कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो है ना वो यहाँ से बीकर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो पोर्स हैं। जैसे जाली होती है, जाली जो है वो जैसे उसके अंदर आप देखें नेट जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। इस तरह ये जो सफ़ा है, जो पेज है, जो फिल्टर पेपर है, इसमें भी छोटे छोटे जो है वो पोर्स हैं, सुराख होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। इसी तरह जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो सुराख, लेकिन इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये जो है ना वो क्या है? पोर्स है। और एक झिल्ली के तौर पर हमने जो है ना ऐसे बीच में जो है ना वो मेम्ब्रेन जो है वो लगाई है। अब क्या होगा? मॉलिक्यूल जो है ना वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो हरकत करेंगे, हरकत करते हुए कुछ मॉलिक्यूल जो है ना स्पोर से गुजर के जो है ना वो मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे चले जाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो इसके साथ जो है वो टकरा के वापस भी चले जाएंगे। इस तरह मॉलिक्यूल जो है ना वो मुसलसल हरकत भी करते रहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, यानी कि ये आप समझ लें कि मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल बात आप सबके समझने के लिए ये है कि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि कोई मॉलिक्यूल जो ठोस हालत में है, माया हालत में है, गैस हालत में है, उसके मॉलिक्यूल हरकत में रहते हैं, हर वक्त हरकत करते रहते हैं। इधर उधर ऊपर नीचे जाओ सारे हरकत करते रहेंगे। फिर हरकत करते करते ये मॉलिक्यूल उस तरफ हरकत कर जाएंगे जहाँ पे इनका इर्तिकाज कम हो, जैसे आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल यहाँ से गुजर किस तरफ आ जाए। जब ये काफ़ी देर गुजर जाएगी इस एक्सपेरिमेंट को, तो हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो दोनों तरफ जो है ना मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, उनकी जो हरकत है यानी मॉलिक्यूल का इस तरफ आना और मॉलिक्यूल का दूसरी तरफ जाना क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जितने मॉलिक्यूलों की तादाद एक मेम्ब्रेन की तरफ से इस तरफ जा रही होगी, उतने मॉलिक्यूल दूसरी तरफ इस तरफ जा रहे होंगे। तो हम कहते हैं कि इस वक्त जो है ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया है कि मॉलिक्यूलों की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों में बराबर हो गई है। मॉलिक्यूल हरकत पे रहेंगे लेकिन
कोई भी जो है वो मालिक्यूल जो है वो किसी एक तरफ जो है उसकी जो इर्तिफात है वो ज़्यादा नहीं हो, ये हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो क्या है कि खास तौर पे एसिड डिफ्यूजन। अब जो होता है डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन, जब हम देखते हैं कि अगर हम इसको हम देखें कि ये जो डिफ्यूजन है ये सेल के अंदर जो है वो कहाँ पे काम करती है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, इस लंग्स के अंदर जो है ना जो गैसें हैं, जैसे बाहर हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो जाएगी। फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगी। ठीक है, क्यों? उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बाहर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो अंदर से जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन जो है अंदर। इसी तरह गिल्स हैं या ऐसी मछलियाँ जो पानी में रहती हैं, पानी में रहने वाले जो जानदार हैं, वो भी जो ऑक्सीजन हासिल करते हैं वो पानी से हासिल करते हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन हल हुई होती है, वो उनके गिल्स के जरिए जाती है उनके ब्लड के अंदर, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है ना गिल्स से होती है कहाँ पे आती है, पानी में रहती है। तो ये सारा अमल किसके जरिए होता है, डिफ्यूजन के जरिए। किसके जरिए होता है, डिफ्यूजन के जरिए होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में से गुजर नहीं सकते, मसलन जिनका चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज होता है या जिनका साइज बड़ा होता है, वो मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते। उन मॉलिक्यूलों को गुजरने के लिए खास किस्म की प्रोटीन्स का जो है ना वो सहारा लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो मॉलिक्यूल जो है ना इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर से गुजर के जो है ना वो सेल के अंदर जाएंगे और सेल से जो बाहर आएंगे। ये बस क्या है, मैंने छोटा सा सेल यहाँ पे बनाया है। इस सेल की ये इतनी सारी जो इतने सारा जो इसकी यानी कि कह रहे इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया। ये क्या है, लिपिड के मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, पीछे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पड़ा है, ये भी क्या है, लिपिड का मॉलिक्यूल है। तो ये सारे लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, प्लाज्मा में लिपिड बाइलेयर है, ये हमने ज़्यादा बना दिया। ये इसके अंदर रेड कलर की क्या है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना दो किस्म के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, एक को मैंने ब्लैक कलर से शो किया, दूसरे को ग्रीन कलर से शो किया। दोनों की शक्ल भी मुख्तलिफ है। एक मॉलिक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के सेल के अंदर से सेल के बाहर जो वो आ जा सकते हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे उनका साइज बड़ा है, ये इसमें से गुजर के नहीं जा सकते, या इनके ऊपर चार्ज है। ये मॉलिक्यूल या वो प्रोटीन में से गुजर के जाओ सेल के अंदर जाएंगे। ऐसी मॉलिक्यूलों की हरकत जो कि प्रोटीन से गुजर के जाओ सेल के अंदर जाए, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन की जो एक स्पेशल टाइप है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो डिफ्यूजन के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा होता है। ये जो प्रोटीन है, एक रास्ता मिल जाता है मॉलिक्यूलों को, और मॉलिक्यूल जो है ना उसके प्रोटीन के जरिए जो है ना बड़ी तेज़ी से सेल के अंदर भी जा सकते हैं, सेल के बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला है ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है वो क्या होती है, ऑस्मोसिस जो है वो पानी की ऐसी हरकत है जिसमें पानी कम सलूट वाले सोल्यूशन से ज़्यादा सलूट वाले सोल्यूशन की तरफ हरकत करता है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ये पानी की स्पेशल हरकत है। अब यहाँ पे आपको एक बीकर नज़र आ रहा है, बीकर में इसी तरह क्या वो पानी मौजूद है, इसके अंदर जो है ना वो मेम्ब्रेन लगी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेम्ब्रेन के पोर छोटे हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन के पोर जो है वो बड़े हैं, यानी कि ये मेम्ब्रेन के पोर इतने बड़े हैं कि इसमें से जो सलूट के मॉलिक्यूल है या शुगर के मॉलिक्यूल है वो गुजर के मेम्ब्रेन से इधर नहीं आ सकते, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल जो है वो जितना ये पानी के मॉलिक्यूल है ना, ये इसमें से जो है वो गुजर के दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, सारी बात दोनों जाएंगे, लेकिन जाएंगे इधर ही। क्यों? क्योंकि इधर जो है ना वो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सलूट की कंसंट्रेशन कम है। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सलूट की कंसंट्रेशन कम हो वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सलूट की मिकदार या सलूट की कंसंट्रेशन कम होती है वो कहलाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और ऐसा सोल्यूशन जिसमें सलूट की मिकदार ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर, ये क्या है, हाइपो, हाइपर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसमें सलूट की मिकदार कम है, 3 मॉलिक्यूल है सलूट के, इधर सलूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर जाओ ये क्या होगा, हाइपरटोनिक, ये क्या होगा, हाइपोटोनिक। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सलूट की मिकदार बराबर होती है, यानी कि दो सोल्यूशन है, दोनों के अंदर जाना मतलब कि हमारे पास 2 गिलास पानी के हैं। ठीक है, एक के अंदर हमने जो है वो 3 चम्मच चीनी के डाले, दूसरे में हमने 1 चम्मच चीनी का डाला, तो जो 3 चम्मच वाला जो होगा गिलास वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जिसके अंदर 1 चम्मच चीनी होगी वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। और अगर हमने दोनों के अंदर 1 चम्मच डाल दिया है फिर क्या बनेगा, आइसोटोनिक।
वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक, यानी वो दोनों सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक, ठीक है, उसमें से कोई हाइपरटोनिक और कोई हाइपोटोनिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम ये सारा जो है ना वो ये जो है वो सारा एक्सपेरिमेंट ये सारा चीज़ें जो है वो सेट कर लेंगे, तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे इस तरफ जो है वो पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। शुरू में हमने देखा कि पानी का लेवल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ बराबर है, उसके बाद जैसे हमने एक्सपेरिमेंट जब मुकम्मल किया, पता चला कि एक तरफ जो है ना वो जहाँ पे जो है ना कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था या हाइपरटोनिक सोल्यूशन था, उस तरफ पानी की मिक़दार ज़्यादा हो गई है, वजह पानी हरकत कर गया ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो है सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट की मिक़दार कम है, तो पानी जो है वो उस तरफ हरकत करता है जहाँ पे सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है। समझने के लिए बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, जैसे कि हम जो है ना वो चने हैं या दालें हैं, उनको खाने से पहले हम जो है पानी में भिगोते हैं, तो उससे क्या होता है, फूल जाते हैं वो चने जब फूल जाते हैं, इस तरह जो है ना वो दही भले है, दही बूंदी है, उसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाती है, पानी उनके अंदर, क्यों, क्योंकि उनके अंदर सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है, चने के अंदर और वो जो है वो दही बूंदी जो है उसके अंदर पानी की मिक़दार ज़्यादा है, कम है, सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है। जिस बर्तन में हमने डाला वहाँ पे पानी की मिक़दार ज़्यादा है, पानी जो है उनके अंदर जाओ चला जाएगा, कभी भी ये नहीं होगा कि पानी जो है उनके अंदर ना जाए, लाभ नहीं जाएगा। ये भी मिसाल किसकी है, ओस्मोसिस, पानी की हरकत जहाँ पे वो ज़्यादा उसकी जो है वो कहने कि उसका इर्तिकाज़ ज़्यादा है या सॉल्यूट का इर्तिकाज़ कम है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी का इर्तिकाज़ ज़्यादा हो या सॉल्यूट की इर्तिकाज़ कम हो, तो पानी उस तरफ हरकत करता है जहाँ पे सॉल्यूट का इर्तिकाज़ ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे इस केस में हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है, पानी जो है ना वो यहाँ से ज़्यादा मिक़दार से, यानी जहाँ पे इसकी सॉल्यूट की मिक़दार कम है वहाँ से जो ज़्यादा की तरफ चलेगा, तो ये क्या कहलाएगा अमल ओस्मोसिस। बाकी इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, ठीक है। हमेशा जो है ना ये जो चीज़ें हैं आइसोटोनिक हाइपोटोनिक, ये हमेशा तब हम मुकाबला कर सकेंगे जब दो सोल्यूशन हमारे पास हैं। तो भाई टीम मैच जीती, किससे जीती, किसी और टीम से, समझ आइए, ये तो नहीं कभी होता कि जो टीम जीत गई, हमेशा दो चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, दो सोल्यूशन होंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि ये वाला सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, ये वाला सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, ठीक है जी। दो गिलास है पानी के, एक में 3 चम्मच चीनी है, एक में 1 चम्मच चीनी है, 3 चम्मच वाला हाइपरटोनिक, 1 चम्मच वाला हाइपोटोनिक, और अगर दोनों के अंदर जाओ 1-1 चम्मच चीनी है तो फिर आइसोटोनिक। दोनों जो सोल्यूशन है वो एक दूसरे के मुकाबले में आइसोटोनिक होंगे, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन किसी से जो है ना वो सॉल्यूट की मिक़दार दोनों के अंदर बराबर है, ना किसी में ज़्यादा ना किसी में कम, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है कि हम देखते हैं कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम है, कि ये जो वाटर बैलेंस है, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, ये जो पानी का जो मसला है उसको जो है वो कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना वो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट क्या ये जो है ना वो 2 वीडियो जो है बनाए हैं, ये जो है ना वो मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर हमने क्या रखा है, एनिमल्स, इसके अंदर क्या है वाटर, इसके अंदर जो है ना वो अब हमारे पास जो है ना वो क्या है, पहले पानी, ठीक है, इसके अंदर पानी, इसके अंदर हमने क्या किया, एक जो है ना वो क्या कर दिया हमने, एक रेड ब्लड सेल जो है ना वो रेड ब्लड सेल उसके अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। अगर तो ये जो बाहर इसके अंदर पानी मौजूद है, ये अगर आइसोटोनिक हुआ, आइसोटोनिक से मुराद ये है कि इसके अंदर इतने सॉल्यूट हैं, इतने के सॉल्यूट रेड ब्लड सेल के अंदर है, तो फिर तो ये रेड ब्लड सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेड ब्लड सेल जो है ना वो पानी में डालने के बाद भी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो हम कह देंगे कि ये जो सोल्यूशन है, ये वाला जो सोल्यूशन है ये क्या है, आइसोटोनिक, क्या है, आइसोटोनिक, क्योंकि सेल को जो है ना वो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी RBC को हम क्या करते हैं, किसी ऐसे सोल्यूशन के अंदर डालते हैं जो कि क्या है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि सॉल्यूट की मिक़दार बीकर के अंदर जाओ क्या है, ज़्यादा है, जबकि रेड ब्लड सेल के अंदर सॉल्यूट की मिक़दार कम है। तो जैसे हमने पीछे देखा कि अगर बाहर सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है तो पानी जो है वो सेल से निकल के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है, सेल के अंदर से जो पानी है वो निकल के बाहर आ जाएगा, बाहर सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है, पानी ने सेल से निकल के बाहर आया है, सेल से पानी निकल के बाहर आ गया तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर देगा, सेल सिकुड़ जाएगा, सेल
क्या वो श्रिंक कर देगा और सेल की जाना वो इस तरह करके जो है ना शक्ल बन गई, ऐसे करके सेल क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। ठीक है, किसमें, हाइपरटोनिक। तीसरा केस ये है कि अगर हमने यही रेड ब्लड सेल जो है ना वो किसमें रख दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसकी सोल्यूट की मिकदार इस सेल से कम है, तो वो क्या बनेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब इसके अंदर बीकर में सोल्यूट की मिकदार कम है, रेड ब्लड सेल के अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है, तो पानी किधर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, अब पानी कहाँ पे जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर सोल्यूट की मिकदार अब ज्यादा है, पानी सेल के अंदर जाता जाएगा। तो जब सेल के अंदर पानी जाता जाएगा तो क्या होगा, सेल जो वो बर्स्ट कर देगा, सेल जो वो फट जाएगा। उसी तरह जैसे कि बैलून के अंदर हवा बढ़ते रहे तो बैलून जो है वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। इसी तरह ये जो एनिमल का सेल है, यानी कि रेड ब्लड सेल, ये क्या कर देगा, ये बर्स्ट कर जाएगा, यानी कि ये फट जाएगा। किसमें, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी अंदर जाने की वजह से ये जो सेल है ये बस्ट कर देगा, और हाइपरटोनिक में ये जो सेल है ये क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा, यानी कि ये सुगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना ये जो हम देखते हैं कि ये जो मसाइल हैं, अब इसमें हमने देखा कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम से बात ये है कि अब कुछ आपने देखा होगा कि कुछ आपको पता है कि अब कुछ मछलियाँ जो है वो दरिया के पानी में रहती हैं, कुछ मछलियाँ समुद्र में रहती हैं। अब जो दरिया का पानी है ये मीठा पानी होता है, इसके अंदर निमकियात की मिकदार कम होती है, मतलब ये है कि ये क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनिस्बत किसके, मछली के जिस्म के। मछली का जिस्म जाओ उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, जो दरिया का पानी है उसमें सोल्यूट की मिकदार कम है, तो क्या होगा, पानी मछली के जिस्म के अंदर जाएगा। अगर ये मुसलसल मछली के जिस्म के अंदर पानी जाता जाएगा तो मछली तो मर जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। मछली के अंदर ऐसे तरीक़ेकार हैं, ऐसे मैकेनिज्म है जो आगे हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि वो जो मछली है वो जो पानी है उसको कैसे जाना अपने जिस्म से बाहर निकालती है। ये आ रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि मछली जिस्म में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा। इसी तरह ये जैसे चने हैं, वो आगे हम देखेंगे तो चना क्यों नहीं बस्ट करता, पानी के अंदर जाना, हमने जाना वो चने रख दिए तो पानी जाता जा रहा है तो फट क्यों नहीं जाते, जबकि ऐसा नहीं होता। वो अगला मसाला देखेंगे जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे, पहले एनिमल सेल को कंप्लीट करना। ठीक है, अब जरा दूसरे केस का आ जाते हैं, समुद्र की तरफ। समंदर का पानी नमकीन है, नमकीन का मतलब ये है कि वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, उसके अंदर जो पाई जाने वाली मछलियाँ हैं वो उनकी जो बॉडी है वो समुद्र के पानी के मुकाबले में लेस उनके अंदर सोल्यूट की मिकदार है, तो मछली के जिस्म से पानी जो है ना वो कहाँ पे जाएगा, समुद्र में निकलेगा। तो अगर मछली के जिस्म से पानी समुद्र में जाता जाएगा अभी मछली पानी की कमी का शिकार होकर मछली मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके अंदर भी ऐसा मैकेनिज्म है मछलियों के अंदर जो समुद्र में रहती हैं कि वो अपने जिस्म से पानी को निकलने को रोक सकती हैं। ठीक है, उनके जो तरीके का आ रहा है। तो ये आपके पास समझाने के लिए यहाँ पे समझाया, आगे उसकी मिसालें हैं कि वो यहाँ पे जो है ना ये जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम है इसको जो है ना वो पौधे और जानवर कैसे जो है ना वो इसका सामना करते हैं। उसके बाद अगली कहानी आ गई प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो है ना वो क्या होता है, अगर इसी तरह हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, इसी तरह जो है ना वो सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसे करके जो सोल्यूशन है, इसमें हमने क्या रखा है, इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या है, प्लांट्स है। ठीक है, इस तरह करके एक जो है ना वो क्या है हमारे पास प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल के तरह छोटा बड़ा सारा वैक्यूल होता है और छोटा सारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब अगर तो ये प्लांट सेल ऐसे सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन प्लांट सेल के बराबर है, या जिसको हम कह लेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो क्या होगा, ये प्लांट सेल के ऊपर जो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे का है ये वैसे का वैसे रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार और इसके बाहर जो ये जो बीकर है इसके अंदर जो पानी है या सोल्यूशन है उसकी मिकदार, दोनों की मिकदार बराबर है। जितना पानी जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो रहा है उतना पानी सेल से जो है ना वो बाहर भी निकलता जा रहा है, तो इसलिए जो है ना वो जो प्लांट सेल है उसको जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका साइज जो है वो उतने का उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हम इस प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन आ गया जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, जो प्लांट सेल है इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है, तो फिर क्या होगा, सेल से पानी बाहर आएगा।
ठीक है। मैं सबसे पहले ये तारीफ ऑस्मोसिस की, आपको जब ये चीज़ समझ में आ गई कि पानी जाता किधर है, पानी में जाना है जहाँ पे सलूट की मिकदार ज़्यादा है। चने वाली मिसाल ज़हन में रखें, चने के अंदर पानी कम है, सलूट ज़्यादा है। सलूट साल्ट नमकियात हो गई, ठीक है जी, उसकी प्रोटीन होगी, जो भी वो चने के अंदर जो भी केमिकल पाए जाते हैं वो होगी, उनकी मिकदार ज़्यादा है, पानी की मिकदार कम है। जिस बर्तन में हमने उसको रखा हुआ है उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है और नमकियात की मिकदार कम है, पानी अंदर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले चले ये केस हम डिस्कस कर लेते हैं। पानी में रख दिया है तो पानी सेल के अंदर जाएगा, ये तो मैंने ये तो वास्तव में बता देना। अब क्या होगा, पानी जब सेल के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर पानी जाता जा रहा है, जैसे पानी सेल के अंदर जाता जाएगा, ये पानी पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म से ये वैक्यूल में जाएगा, वैक्यूल क्या करेगा, फूलना शुरू कर देगा, स्वेल करेगा। ठीक है। वैक्यूल फूलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्यूल बड़ा होता होता जो है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के साथ टच करना शुरू कर देगी। सेल वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, किसकी वजह से, पानी की वजह से। ये जो प्रेशर है जो कि पानी की बाहर पानी के अंदर आने की वजह से सेल वॉल के ऊपर लग रहा है, ये क्या करा रहा है, टर्गर प्रेशर करा रहा है। क्या करा रहा है, टर्गर प्रेशर। ठीक है। एक प्लांट का सेल हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से पानी सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर से वो वैक्यूल में जाएगा, वैक्यूल के अंदर जब पानी इकट्ठा होगा तो वैक्यूल क्या करेगा, फूलेगा। जब वैक्यूल फूलेगा तो उसकी जो दीवार है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, वो किसके साथ लगेगी, सेल वॉल के साथ लगेगी। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर बनाएगा। ये जो प्रेशर है पानी की वजह से ये क्या करा रहा है, टर्गर प्रेशर करा रहा है। और उस वक्त ये जो सेल है वो हमें थोड़ा सा फूला हुआ नजर आएगा, बड़ा बड़ा सेल नजर आएगा। ऐसे करके जो है ना हम कह सकते हैं कि ये सेल जो है ना वो क्या कर गया, जरा फूल गया है, जिसके अंदर जो वैक्यूल है वो भी जो है ना वो फूल गया है। तो इस स्टेज में या इस हालत में सेल क्या कहलाता है, टर्जिड कहलाता है, टर्जिड, फूला हुआ सेल। ठीक है। और वो किसकी वजह से है, टर्गर प्रेशर की। और अगर प्लांट सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जो कि क्या है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक जिसके अंदर सलूट की मिकदार बीकर में ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है। ठीक है। तो फिर क्या होगा, पानी जो है वो सेल से बाहर आएगा। ठीक है। तो बाहर जाओ सलूट की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है। बाहर आएगा तो फिर क्या होगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल जो है वो सुखड़ जाएगा। तो हम इस हालत में सेल को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो है वो सेल क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना ये सारे जो पौधे हैं वो अपना जो है ना वाटर बैलेंस को जो है ना वो करते हैं और अपना जो है ना वो जिंदा रहते हैं, उनको कोई ऐसा मसला नहीं बनता। ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो या कोई सवाल जो आपको पूछना चाहे आपको पूछ सकते हैं, वही नहीं है। चलो।